हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कल की वीडियो का पार्ट 2 है। कल हमने जनजाति विवाह के बारे में बात की थी डिटेल में। ये बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की वीडियो है। पेपर का नाम है सामाजिक मानवशास्त्र। तो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा परिवार, यानी जनजातीय परिवार। तो जनजातीय परिवार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम नातेदारी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जनजाति परिवार, यानी फैमिली इन ट्राइब। तो हमने कल की वीडियो में बताया था कि जनजाति कौन होते हैं, यानी वे लोग जो किसी निश्चित भूभाग पर या फिर जंगली एरिया या पठारी एरिया में निश्चित मतलब स्थान पर जहाँ की सामान्य भाषा हो, मतलब वहाँ के रहने वाले लोग एक ही भाषा का, एक ही कल्चर का, एक ही संस्कृति का अनुसरण करते हो, तो ऐसे लोगों को जनजाति समूह कहा जाता है। यानी वो समाज या फिर सभ्य जो कल्चर होता है उससे पिछड़े हुए होते हैं, वहाँ पर वो सुख सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, या फिर जो फैसिलिटीज़ हमारे समाज में है, हमारे शहरों में होती है, वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है हमारे समाज से। तो ऐसे लोग जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जो एक अलग निश्चित भूभाग पर रहते हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति बहुत डिफरेंट होती है हमसे, ऐसे लोगों को पिछड़ा वर्ग या फिर जनजातीय समूह कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान में ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी कि जनजाति समूह का रहन सहन कैसा है और वहाँ विवाह के क्या स्वरूप हैं और किन किन रूपों में कोई भी जनजाति का व्यक्ति अपने लिए जीवन साथी चुन सकता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जनजाति परिवार कैसा होता है, यानी जो फैमिली है इन ट्राइब सोसाइटी किस तरह की होती है और कितने प्रकार के होते हैं। जनजाति परिवार, तो परिवार को इसके उद्देश्यों के आधार पर यद्यपि अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन जनजातीय जीवन में परिवार शब्द का उपयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। इस अर्थ में जनजातीय परिवार का रूप पूर्णतः संस्थात्मक है, जिसके द्वारा दो विषम लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंधों की स्वीकृति दी जाती है और साथ ही उनमें संतान की उत्पत्ति, पालन पोषण तथा संस्कृति प्रतिमान के संचरण की प्रत्याशा की जाती है। इस प्रकार जनजाति में प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से दो परिवारों का सदस्य होता है। एक तो वह जिसमें उसका जन्म हुआ और दूसरा वह जिसमें वह स्वयं बच्चों को जन्म देता है और अथवा भविष्य में जन्म देगा। यानी जनजाति परिवार में परिवार उन्हें कहा जाता है जब दो अलग अलग परिवार के लोग एक दूसरे के साथ मतलब विवाह संबंधों में बनते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब कुछ यानी दो विषम लिंग के लोग, यानी डिफरेंट जेंडर के लोग, एक लड़की और एक लड़का, दो अलग अलग परिवार के लोग जब मतलब परिवार के सदस्य जब मिलकर अपना गृहस्थ जीवन स्टार्ट करते हैं और अपने भविष्य के मतलब अपने बच्चों का लालन पालन पोषण, उन्हें जन्म देना, ये सब कुछ उसी परिवार के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं जनजाति परिवार की समान विशेषताओं के बारे में, यानी इन परिवारों में कितने प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं और क्या विशेषताएं होती हैं जो इन्हें अन्य परिवारों से डिफरेंट करती हैं। तो जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था सभ्य समाजों से बहुत ज़्यादा अलग होने के कारण उनके परिवार की संरचना, नियम, जो अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। तो इस दृष्टिकोण से इन सभी विवेचना के आधार पर जनजातीय परिवारों की हम विशेषताओं को जान सकते हैं। पहला है संस्थात्मक प्रकृति, यानी इंस्टीट्यूशनल नेचर। तो जनजातीय अथवा आदिम परिवार की प्रकृति बहुत कुछ संस्थात्मक है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक परिवार में जहाँ उपभोग और उत्पत्ति का कार्य करना आवश्यक समझा जाता है, वही परिवार में ऐसे कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है जिनसे जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं को स्थायी बनाए रखा जा सके। दूसरे शब्दों में परिवार संस्कृति की निरंतरता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी संस्थात्मक प्रकृति इसलिए कहा जा रहा है कि इन जनजातीय समाजों में जो परिवार के लोग होते हैं वो कुछ एक संस्थात्मक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि अपने बच्चों को किस तरह से हमें सीख देनी है, उन्हें किस तरह की संस्कृति देनी है,
तो संस्थात्मक प्रकृति कहने से तात्पर्य ये है कि जो इन परिवारों के लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने बच्चों को मतलब कि एक संस्कार देते हैं और उन्हें समाज में रहने के लिए उनका समाजीकरण करते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का फ़र्क समझाते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि परिवार बच्चे की पहली संस्था यानी पहला इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ वो अपने माता पिता से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता है। किस तरह से किससे इंटरेक्शन करना है, ये सब कुछ उसे परिवार में ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिवार एक संस्थात्मक मतलब एक संस्था है। तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक परिवार में जहाँ उपभोग और उत्पत्ति का कार्य आवश्यक समझा जाता है, वहीं ऐसे कार्यों को विशेष रूप से महत्व भी दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वरूप में विशेषता यानी डाइवर्सिटी इन टाइप्स। तो यहाँ के स्वरूपों में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। जनजाति परिवारों के विभिन्न आधारों पर एक स्पष्ट विभिन्नता दिखाई देती है। किसी जनजाति में परिवार का आकार बहुत छोटा होता है तो किसी का बहुत विस्तृत। यहाँ परिवार की स्थापना केवल एक विवाह के द्वारा ही नहीं होती बल्कि बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह के द्वारा भी होती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जनजाति विवाह में 3 प्रकार के विवाह का स्वरूप पाया जाता है। पहला एक पत्नी विवाह, दूसरा बहुपत्नी विवाह, तीसरा बहुपति विवाह। तो इसमें क्या होता है कि इन स्वरूपों के आधार पर यानी इन टाइप्स के आधार पर जो परिवार का स्वरूप है वो भी डिफरेंट हो जाता है। अब बहुपत्नी है कहीं तो वहाँ पे अलग अलग पत्नी के अलग अलग बच्चे भी होंगे। बहुपति है तो उस हिसाब से भी अलग अलग परिवार का आकार हो गया। और जहाँ पे एकाकी मतलब एक पत्नी और एक पति है तो वहाँ पर भी परिवार का आकार छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वरूपों में भी विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट है स्त्रियों की उच्च स्थिति, हायर स्टेटस ऑफ वुमेन। तो परिवार में स्त्रियों की स्थिति के दृष्टिकोण से भी जनजाति परिवार सभ्य समाजों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किसी जनजाति में परिवार का स्वरूप चाहे पितृसत्तात्मक क्यों ना हो, लेकिन ऐसी कोई जनजाति नहीं मिलेगी जिसमें व्यवहारिक रूप से स्त्रियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। यानी यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है और जो हमारा कल्चर है, जो हमारा समाज है, उससे डिफरेंट यहाँ पे मतलब कि स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है। चाहे जैसे कि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक अगर परिवार है तो मुखिया कौन होता है, हमारे पिता होते हैं। तो इस तरह से इन मतलब जनजातियों में समाजों में क्या होता है कि अगर पितृसत्तात्मक समाज भी है तो भी जो वुमेन्स की इम्पोर्टेंस है, स्त्रियों की जो इम्पोर्टेंस है इनके समाजों में वो सबसे ज़्यादा होगी। चाहे मातृ सत्तात्मक परिवार हो, चाहे पुत्र सत्तात्मक परिवार हो, चाहे पितृसत्तात्मक परिवार हो, यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत डिफरेंट होती है और ऊंची होती है। नेक्स्ट है उत्पादन की इकाई, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जनजाति परिवारों को उत्पादन की एक प्रमुख इकाई के रूप में देखा जाता है। इसका तात्पर्य है कि परिवार के सभी सदस्य मछली मारने, खेती करने, किसी अन्य साधन से आजीविका उपार्जित करने में के कार्य में लगे रहते हैं। उनके बीच कार्य का विभाजन बहुत आयु और लिंग के आधार पर होता है। यानी जो इन जनजाति के लोग हैं ना, यहाँ पे बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे औरतें हो, चाहे मतलब कि पुरुष हो, सब कार्य में लगे हुए हैं, उत्पादन करते हैं, मतलब हर वक्त प्रोडक्टिव है, कुछ ना कुछ करते हैं। और यहाँ पर जो कार्य है वो लिंग के अनुसार होता है। किसी को मछली मारने का कार्य होता है, किसी को खेती करना है, तो कोई अन्य साधन से जीविका उपार्जन करने में अपने परिवार की हेल्प करता रहता है। तो इस तरह से इनका जीवन यापन भी होता है। नेक्स्ट है सामूहिकता का आधार यानी बेसिस ऑफ कलेक्टिविटी। तो सामाजिक और कार्यात्मक दृष्टिकोण से जनजाति परिवार एक समन्वित इकाई है जिसमें व्यक्तिवादिता का अधिक प्रभाव नहीं हो सका। जनजाति की संस्कृति में बच्चों को ऐसी शिक्षा देती है जिससे वे एक दूसरे के प्रति अपने अत्यधिक दायित्व को पूरा कर सके और अपने समूह को संगठित कर सके। यानी यहाँ पे कलेक्टिविटी की जो भावना होती है वो प्रदान की जाती है। यहाँ पे मैं की भावना नहीं होती है, हम की भावना होती है। और हम मतलब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दायित्व का वहन करते हैं, एक दूसरे को महत्व देते हैं, सिर्फ अपने बारे में कोई भी नहीं सोचता है। नेक्स्ट है भावनात्मक विशिष्टता यानी इमोशनल पेंसिलेटरी। साधारणतः यह समझा जाता है कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंधों का दृढ़ होना बहुत कुछ यौन संबंधों पर निर्भर होता है। जनजाति परिवार की विशेषता है कि यहाँ विवाह से पूर्व तथा विवाह के बाद स्त्री और पुरुषों के यौन के क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी परिवार भावनात्मक रूप से दुर्बल नहीं होते। इसका कारण जनजातियों में कुछ ऐसी संस्कृति तथा व्यवहार संबंधी विशेषताएं जो परिवार के सदस्यों को भावनात्मक रूप से बांधे हुए रखते हैं। यानी यहाँ पर जो भावना का संबंध है वो हमारे किसी और संबंध से नहीं होता, बल्कि जैसे कि ये होता है
कि शादी से पहले बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, शादी के बाद उतने नहीं रहते हैं, वो भावनाएं नहीं रहती। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो संस्कार दिए जाते हैं, जो बचपन से जो जड़ों में पिरोहित किया जाता है, जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, वो संस्कार इनका बेस होते हैं जो इन्हें भावनात्मक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं और बांधे रखते हैं हमेशा। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति प्रदान करने का आधार, यानी बेसिस ऑफ स्टेटस एस्पिरेशन। तो जनजातीय परिवार सामाजिक स्थिति प्रदान करने का आधार। जनजातियों में परिवार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान उसके व्यक्तिगत प्रयत्नों से अधिक संबंधित नहीं होती, बल्कि इसका निर्धारण बहुत कुछ उसके परिवार की प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। यानी यहाँ की जो स्टेटस एस्पिरेशन होती है, जो स्थिति होती है, उसको बनाए रखने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य कार्य करता है, जीविका उपार्जन के लिए प्रयासरत रहते हैं, और जो घर की आर्थिक स्थिति इसमें भी अपना अपना अलग अलग तरीके से योगदान भी देता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी मतलब प्रयत्नशील रहते हैं कि उनकी समाज में जो स्थिति है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो सके। तो ये तो कुछ विशेषताएं थी जो जनजाति परिवार की समान रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं जनजाति परिवारों के प्रकार के बारे में, यानी जनजातीय समूह में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे स्वरूप डिफरेंट है कि एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह के आधार पर जब यहाँ पे विवाह ही हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो परिवार है इनके प्रकार भी डिफरेंट होंगे। तो जनजाति में परिवार के आकार, विवाह के स्वरूप और पारिवारिक सत्ता के आधार पर परिवार को 6 वर्गों में विभक्त करते हैं, जिनमें पहला है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार यानी जिसमें एक पत्नी और एक पति होते हैं। तो सामाजिक संरचना में एकाकी परिवार सबसे छोटी इकाई है। ऐसे परिवारों में हम केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को ही सम्मिलित करते हैं, यानी अन्य रिश्तेदारों को नहीं कंट्रीब्यूट किया जाता, नहीं जोड़ा जाता। यदि पति पत्नी के कोई संतान ना हो तब उनके द्वारा गोद लिए हुए बच्चों को भी ऐसे परिवार में सम्मिलित किया जाता है, और ऐसे परिवार को ही एकाकी परिवार कहा जाता है। तो जनजातियों का जीवन सामूहिक विशेषताओं से युक्त होने के कारण उनमें समाज में ऐसे परिवार की संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट है विस्तृत परिवार। तो विस्तृत परिवार की संख्या उस परिवार को दी जाती है जो एक वंशानुक्रम से संबंध होते हुए भी भिन्न इकाइयों के रूप में अनेक परिवारों में बंटे हों। ये कह सकते हैं कि जब अनेक एकाकी परिवार एक साथ रहते हों, यानी जैसे कि बड़े पापा, छोटे पापा, चाचा जी, तो क्या है, एक माँ बाप के 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों की पति पत्नी बच्चे जब मिलजुल कर रहते हैं तो उसे विस्तृत परिवार कहा जाता है। तो परिवार का 2 या 3 पीढ़ियों में विस्तृत होना विस्तारित परिवार का आधार है। विस्तृत परिवार को एक पक्षी परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी सदस्य एक ही वंश परंपरा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है एक विवाही और बहुविवाही परिवार। तो विवाह अथवा जीवन साथियों की संख्या के आधार पर जनजातियों में परिवार के 2 अन्य स्वरूप को भी का भी उल्लेख किया जाता है। एक तो वे जिनमें एक पति अपनी पत्नी के जीवित होते हुए व्यक्ति को दूसरे जीवन साथी का वर्ण करने की अनुमति नहीं दी जाती, और दूसरे वे परिवार हैं जिनकी संरचना एक पति और अनेक पत्नियों या फिर एक पत्नी और अनेक पतियों द्वारा होती है। ऐसे परिवार का विस्तृत उल्लेख हम एक विवाह और बहुविवाह के संदर्भ में भी कर सकते हैं, यानी कि एक पत्नी है जिसके कई सारे पति हैं, उनके आधार पर भी परिवार बनता है, और एक पत्नी है और कई सारी पत्नियां, तो इसके आधार पर भी परिवार बनता है। तो इसे एक विवाही या बहुविवाही परिवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक परिवार। तो मातृसत्तात्मक परिवार वे है जिनमें परिवार के समस्त अधिकार और नियंत्रण शक्ति स्त्री के हाथ में होती है या फिर माता के हाथ में होती है। सत्तात्मक परिवार यानी पैट्रिकल फैमिली। तो पितृसत्तात्मक परिवार का अर्थ ऐसे परिवार से जिसमें परिवार से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार कर्ता पुरुष के हाथ में होते हैं। ऐसे परिवार पितृवंशी और पितृस्थानीय भी होते हैं, यानी वंश का नाम किसी प्रमुख पुरुष पूर्वज के नाम से चलता है, और विवाह के बाद पत्नी का पति के निवास स्थान में ही स्थायी रूप से रहना आवश्यक होता है। तो भारत की अधिकांश जनजाति पितृसत्तात्मक परिवार में ही संगठित है, और जो जनजाति इसकी अपवाद है वे बहुत तेजी से अपनी मातृसत्तात्मक विशेषताओं को छोड़ रही है। इस आधार पर यह कल्पना की जा सकती है कि जैसे जैसे जनजाति को संपर्क सब समाजों से बढ़ता जाएगा, पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक परिवार को रूप से ये सभी ग्रहण कर लेंगे।
तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जनजातीय समाज में जो परिवार की जो स्वरूप है वो जिस तरह से यहाँ पे विवाह का स्वरूप है उस तरह से परिवार का स्वरूप भी है, परिवार के प्रकार भी हैं और उनकी प्रकृति भी वैसी है। डिफरेंट मतलब कि परिवार के डिफरेंट स्वरूप भी पाया जाता है। यहाँ की सत्ता मातृ सत्तात्मक भी हो सकती है, पितृ सत्तात्मक भी होती है, एक विवाही बहुविवाही भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।